गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज हम आपको दो टॉपिक बताएंगे। ठीक, तो टॉपिक का नाम है न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर। आज हम जानेंगे कि न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या अंतर होता है। दूसरा टॉपिक जानेंगे कि जो चारगाएफ हैं एक साइंटिस्ट, उनके नियम क्या हैं। ठीक, उन्होंने नाइट्रोजन बेसों से संबंधित जो है नियम दिए थे, तो उनके नियमों को हम जानेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बताएंगे न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स हम जान चुके हैं जब हमने न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा था। ठीक, न्यूक्लिक अम्ल में हमने न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बता दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम उसका अंतर देख लेंगे एक बार। ठीक, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स अगर ना पूछा गया आपसे तो इसका अंतर जरूर पूछ लिया जाएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। तो पहला, यह नाइट्रोजन क्षारक तथा पेंटोज शर्करा अणुओं से एन ग्लाइकोसिडिक बंध के जुड़ने से बनता है। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन बेस जो दोनों आपस में मिलते हैं किस बंध द्वारा, तो एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। ठीक, एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से ये बनते हैं कौन, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा। ठीक, तो जो नाइट्रोजन क्षार को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेस कहते हैं। तो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं और जो पेंटोज शुगर होती है, ठीक, ये दोनों एन ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ने से बनते हैं। अगला जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें पहला पॉइंट, यह न्यूक्लियोसाइड से 5 फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़ने से बनता है। क्योंकि इसमें जो होता है न्यूक्लियोसाइड से फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है, और फास्फोरिक अम्ल जो जुड़ता है वो किस बंध द्वारा जुड़ता है, तो फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़ने से बनता है। तो यह न्यूक्लियोसाइड से फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़ने से बनता है। अगला, ये क्षारीय स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं ये क्षारीय स्वभाव, क्योंकि देखिए इसमें जो शुगर है वो किससे जुड़ती है, नाइट्रोजन बेस से जुड़ती है। बेस मतलब क्षार, तो ये क्षारीय स्वभाव के होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये अम्लीय स्वभाव के होते हैं। अम्लीय स्वभाव के होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये फास्फोरिक अम्ल से जुड़ते हैं। और किसके द्वारा जुड़ते हैं, फास्फोएस्टर बंध के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक, फास्फोएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो इसलिए इनका जो स्वभाव होता है वो अम्लीय होता है। अगला, ये न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो फास्फोरिक अम्ल से मिलकर क्या बनाते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो फास्फोरिक अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। इसलिए जो न्यूक्लियोसाइड है वो किसके घटक हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं। जबकि जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो न्यूक्लिक अम्ल, क्योंकि जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड अर्थात कहें पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये पॉलीमर है। ठीक है, क्या है, ये पॉलीमर है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल कामा ऊर्जावाहक तथा सह एंजाइम, को एंजाइम, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, को एंजाइम। तो ये न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जावाहक तथा को एंजाइम के घटक होते हैं। तो ये था आपका न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर। ठीक, अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, चारगाएफ के नियम। क्या है, चारगाएफ का नियम क्या है, तो इरविन चारगाएफ ने 1950 में, कब, 1950 में विभिन्न जीवों के डीएनए का अध्ययन करके निम्न निष्कर्ष निकाले। उन्होंने से बहुत से डीएनए का अध्ययन किया और डीएनए का अध्ययन करने के बाद उससे निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले, देखिए हमको पूरा याद नहीं करना है, इसमें हमें क्या याद करना। देखिए पहला क्या बताया गया है, पहला पॉइंट, किसी भी जीव कोशिका में उपस्थित डीएनए में प्यूरीन तथा पिरिमिडीन क्षारकों की संख्या समान होती है। अर्थात कोई भी जीवधारी है, चाहे वो मानव हो, चाहे बंदर हो, चाहे बिल्ली हो, जो भी जीव है उसकी जो कोशिका है और उस कोशिका में जो डीएनए है, तो डीएनए में जितना प्यूरीन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। अर्थात प्यूरीन नाइट्रोजन बेसों की संख्या पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेसों की संख्या के बराबर होगी।
जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा। पहला पॉइंट केवल हमें इतना याद रखना है कि कोई भी जीवधारी है, जीवधारी कोशिका में जो डीएनए है उस डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेसों की संख्या बराबर होगी। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि एक ही जाति के, जैसे मानव जाति है, चाहे वो भारत का मानव हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अफ्रीका का हो, अगर मानव मतलब जाति एक है, स्पीसीज एक है, तो के जीवों के डीएनए के सभी अणुओं में नाइट्रोजन बेसों की संख्या समान होती है। मतलब क्या होता है कि जैसे मानव है, चाहे वो भारत का मानव हो, अगर उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या 16,000 है तो अमेरिका में जो मानव है उसमें भी, उसके भी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी? 16,000 होगी। मतलब एक ही जाति के जीवों में नाइट्रोजन बेसों की संख्या समान होगी, चाहे वो भारत का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, फ्रांस का हो, कहीं का भी मानव है या कहीं का कोई भी जीवधारी है, उसमें नाइट्रोजन बेसों की संख्या समान होगी। मतलब एक जाति में समान होगी। अगर दूसरी जाति मानव के अगेंस्ट अगर बंदर के लिए ले तो मानव में अलग होगी, बंदर की नाइट्रोजन संख्या अलग होगी। मानव के नाइट्रोजन बेसों की संख्या और बंदर के नाइट्रोजन बेसों की संख्या अलग होगी। लेकिन बंदर वो संसार में कहीं भी पाया जाए, उसमें नाइट्रोजन बेस हो, उसके जितने भी सदस्य होंगे सब में नाइट्रोजन बेस संख्या बराबर होगी। तो यही कहा गया है कि एक ही जाति के जीवों के डीएनए में नाइट्रोजन बेसों की संख्या बराबर होगी। अगला, एक ही जाति के जीव के डीएनए में बेसों, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, का अनुपात समान होता है। कहने का मतलब यह है कि जो प्यूरिन है और जो पिरिमिडिन है, इनका अनुपात क्या होगा? हमेशा समान होगा। अर्थात एक जीवधारी मतलब एक ही जाति हो, जैसे मानव जाति है तो मानव जाति में प्यूरिन्स का अनुपात और पिरिमिडिन्स का अनुपात संसार भर में कैसा होगा? एक ही जैसा होगा। बंदर है तो बंदर का पूरे संसार भर में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का अनुपात कैसा होगा? समान होगा। तो यही केवल उन्होंने ये 3 नियम बताए थे, 4 ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, इंपॉर्टेंट नियम है ये, इसको हमें जानना है। तो आज आपने जान लिया कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में अंतर क्या है, और 4 ग्राफ जो उन्होंने नियम दिए थे वो नियम क्या थे। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।